नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। हमारे साथ आज स्टूडियो में धर्मेंद्र सिंह चौधरी हैं। आप पूर्व सैनिक हैं, भारतीय नौसेना से आप सेवानिवृत्त हैं और पूर्व सैनिकों का एक मुद्दा चल रहा है ओबीसी आरक्षण विसंगतियों के नाम से, जिसमें अभी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। बड़ा कंफ्यूजन सा है। सरकार ये कह रही है पूर्व सैनिकों का फायदा होगा। हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, इससे पूर्व सैनिकों का नुकसान होगा। मुद्दा क्या है, हम समझना चाहेंगे धर्मेंद्र जी से। बताएं धर्मेंद्र जी, क्या मामला है? देखिए सर, क्या है कि हमको 1988 में जी ये व्यवस्था दी गई थी जी। भूतपूर्व सैनिकों के जो पुनर्वास की जो योजना है राज्य सरकारों को करनी होती है, तो उन्होंने 1988 में ये आमेलन नियम लाए थे सिविल सर्विस के। तो उनमें हमें जो स्टेट सर्विस होती हैं और अलाइड सर्विस होती हैं, जी बिल्कुल, अधीनस्थ सेवाएं जो राज्य सेवाएं और राज्य अधीनस्थ सेवाएं, ठीक है। उनमें स्टेट सर्विस में हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था जी, तहसीलदार तक बन सकते थे। आरएस जो हाँ, साधारण भाषा में समझ, अलाइड सर्विस में जी, आप आरपीएस या आरएएस नहीं बन आरएस सकते नहीं थे, बन सकते ठीक थे। है। तो 2018 में जो पिछली सरकार है जी, उसने ये परिपत्र जारी करके दिया था और हमें 5% जो रिजर्वेशन है वो स्टेट सर्विस में भी दे दिया था। ठीक है कि आप पूर्व सैनिक हैं, उसे सीधा आरएएस बनने का या आरपीएस बनने का मौका मिल सके। हाँ जी, और उसी में क्या किया था इन्होंने कि जो 1988 में जो विसंगति रह गई थी, वो विसंगति ये थी कि उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। ये 92 के बाद आया है जी, तो ओबीसी को का जिक्र उसमें नहीं था जी, उस नियम में 1988 के। जी, तो पिछली सरकार ने सिर्फ SC ST एंड /OBC किया था। जी, अब उससे क्या विसंगति पैदा हुई है, ये बहुत बहुत सारे उसके डेटा हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं जी, बट उसका जो एक शब्द में मैं बताऊं तो वो विसंगति नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। विसंगति थी नहीं, जी। विसंगति को 2018 में दूर किया गया था। और हमारे जो पुनर्वास है एक्स सर्विसमैन का, क्योंकि सरकारों को भी लगा कि थोड़े बहुत अभी पढ़ रहे हैं सर, ओबीसी के नेता तो कूद के कह रहे हैं कि ओबीसी का भला हो गया, और आप खुद ओबीसी से आते हो। हाँ, तो फिर कैसे आपका भला नहीं हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी माफी चाहूंगा मैं आपसे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जो एक्स सर्विसमैन जो फ्रेटर्निटी है जी, वो पिछले मतलब 2006 से लेके आज तक का जी, आप रेफरेंस ले लें जी, जी, कि पहले एक तो रिटायरमेंट कम होते थे, हम पढ़ते कम थे। हाँ, एक्स सर्विसमैन पढ़ते कम थे, तो या तो हमारी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होती थी, तो हम ऊपर के पदों में आ ही नहीं पाते थे। हम तहसीलदार के लिए भी नहीं करते थे कुछ। जी, हाँ, सब इंस्पेक्टर तक बन जाते थे ज्यादा से ज्यादा, वहाँ भी नहीं आ पाते थे। जी, लेकिन क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस है जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों में, कि वो पढ़ने लगे। डिस्टेंस जो लर्निंग है, ये आर्मी ने व्यवस्था की कि आप इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू से कर सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो हमको डिग्रियां देते हैं और पढ़ के लेते हैं। जी, जी। अब एक्स सर्विसमैन अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है और जो चिंतित होता है वो पढ़ता है। जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो 2 महीने की छुट्टी हमको मिलती है ना, उसमें वो सिर्फ हम एग्जाम के लिए लेते हैं। क्या बात है। तब भी हम घर नहीं जाते। हाँ, आप एग्जाम इसलिए दे रहे हैं कि अधिकारी बन सकें या वापस आके। हाँ जी, आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर यस सकें। सर, राइट। जी। और उसमें भी क्या होता है कि हमारी 15 साल का बॉन्ड होता है। 15 साल के बाद अगर हम रिटायर होते हैं जी, तो हमारे पास चुनौतियां क्या हैं। देखिए, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे होते हैं हाँ, और बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जी, दोहरी जिम्मेदारी होती है हमारे पास। अब उसमें सिर्फ पेंशन से काम तो चल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। और हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका होता है। जी, सरकार दे रही है। हर इंसान जब तक सेटिस्फाई नहीं होता वो बढ़ने की कोशिश करता है। जी, जी, बिल्कुल। और सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं हमारे लिए। लेकिन अब जो ये कैबिनेट का जो फैसला आया है, इससे हम पुराने दौर में चले जाएंगे। अच्छा, मतलब 2018 में जो हमको 5% रिजर्वेशन दिया था, अब जैसा कि मैं कैबिनेट नोट से जान पाया हूँ, वो हालांकि रिलीज नहीं हुआ है और रिलीज ना हो वो हमारा हक तो वही है कि रिलीज ना हो। जी, जी। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, आपको आशंका है अभी तक? हाँ, आशंका है और कैबिनेट नोट वो ब्रीफ भी कर चुके हैं, माननीय मंत्री। अच्छा, इसको ब्रीफ कर चुके हैं और नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी? नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। हम उसी नोटिफिकेशन को रुकवाने के प्रयत्न कर रहे हैं। जी, जी। अगर ये आ जाता है तो जो 5% जो हमें मिला था ना, वो मतलब
एक तरह से बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से वो खत्म हो जाएगा। चलो ये आपकी भावनात्मक बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि परसेंटेज, इतनी पोस्ट, सारा खेल आंकड़ों का है। जैसा आंकड़ों में आप बताइए कि ये होने से फौजियों के पद कैसे कम हो जाएंगे? हाँ जी, तो इसका मैं रेफरेंस मैं लेना चाहूँगा RS 2021 की जो वैकेंसीज जी, हैं बिल्कुल। उनका रेफरेंस में एक ही भर्ती का काफ़ी आई थिंक। हाँ, उसमें 5% रिजर्वेशन की वजह से हमें पहली बार प्रतिनिधित्व में मिला जी 2018 में। जी 2018 से फिर 2021 ये दूसरी ही भर्ती है। जी बिल्कुल, इन दोनों भर्तियों में हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। ठीक है 2021 में ये वैकेंसी 14 है जी। स्टेट सर्विस में, और अलाइड सर्विस में मैं TSP को भी अगर काउंट कर लूँ तो 72 है, 72 जी TSP की उसमें 6 है। ठीक है अब क्या होगा, अगर जैसा कि कैबिनेट नोट से पता चलता है, जी ये हमें कैटेगरी वाइज बांटेंगे। हमारा कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन होगा, OBC सामान्य और SC ST इस तरह से। जी उससे होगा ये कि हमारी कई सारी कैटेगरीज की वैकेंसी ही नहीं आएंगी। अच्छा जब तक देखिए 5% होने के लिए हर कैटेगरी में एक वैकेंसी होने के लिए लगभग 20 वैकेंसी होनी चाहिए जी किसी पद पे। यानी कि RS ले लो आप, RS में अगर 20 वैकेंसी हैं तो एक पद तो मिलेगा, ही एक पद मिलेगा। ठीक है और अगर नहीं हुआ तो अगली भर्ती में उसको ऐड करेंगे, जैसा कि कैबिनेट नोट में बोला है। जी अब अगली भर्ती आपको 3-4 सालों बाद मिलती है। जी तो एक भूतपूर्व सैनिक कितना वेट करे अपने सेटलमेंट का, जी बिल्कुल, ये एक यक्ष सवाल है एकदम। तो अब जब जो आंकड़े जो मुझे आपने पूछे हैं उनका मतलब है कि जो मैं अगर कैलकुलेट करूं, और मैंने जैसा किया है, जी तो अगर ऐसी ही भर्ती निकलती है 2021 के बिल्कुल आइडेंटिकल, जी। तो पाएंगे कि 14 वैकेंसी का सिर्फ एक रह जाएगा। अच्छा 14 वैकेंसी की जगह एक ही वैकेंसी ओनली आएगी, एक रह जाएगी। और 72 जो है उसकी अलाइड जगह- में हाँ। 72 की जगह ओनली 27 रह जाएंगी। अच्छा मतलब उल्टा हो जाएगा, दो इधर आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा। तो जैसा मैं जान पा रहा हूँ कि ये वर्गीकरण करने से अधिकारियों की या कर्मचारियों की जो भी भर्तियां हैं वो फिर 100 में से काउंट नहीं होगी, उसकी कास्ट के हिसाब से काउंट होगी। हाँ जी, मतलब वर्ग के हिसाब से, SC वर्ग की अलग, OBC की अलग, ST की अलग। हाँ जी, पर नेता इसमें ये कह रहे हैं कि इससे तो SC ST का भी फायदा होगा। हाँ जी। वो जो प्राइमा फेसी ऐसा दिखता है, जी जी आज क्या है, जैसे आज की व्यवस्था है जो अरेंजमेंट किया हुआ है, उसमें हमारे जो हमारे SC ST और OBC MBC के जो भाई हैं, जी MBC का जिक्र वहाँ किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। MBC का कोटे से अगर देखा जाए ना, तो अगले 7 से 8 साल तक एक भी फौजी हाँ। स्टेट सर्विस में नहीं जा पाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अगर और 100 भर्तियां हैं तो आपको स्टेट के आरक्षण में 5 फौजी जाएंगे, अगर 100 में से लेना है तो। और अगर कास्ट वाइज लेना है हाँ जी, तो OBC का जो 21% आरक्षण है उसमें से फिर कितना आएगा, क्योंकि 21 में अगर 20 से कम पोस्ट है तो एक भी पोस्ट नहीं रहेगी, एक भी नहीं आएगा। तो और MBC में OBC का जो फौजी है वो उसको अगली भर्ती का वेट करना पड़ेगा। जी, OBC का जो भूतपूर्व सैनिक है उसको अगली बार वेट करना पड़ेगा। और ये इंतजार कितना लंबा होगा ये भी पता नहीं है। ये पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुल मिला के अभी तक तो कैबिनेट नोट मतलब आपके पास नहीं आया है या गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। तो पूर्व सैनिकों का जो विरोध है वो ये है कि हमें कैटेगरी वाइज बांट के, एक तो जो सैनिक का जो सम्मान था, हाँ जी, आप एक सैनिक की बजाय आप एक जाति के व्यक्ति होके रह जाएंगे मेनली, तो लोग उस नज़र से देखेंगे कि ये फौजी OBC का है, ये SC का है, ये ST का है, और उनके लिए संख्या भी ज़्यादा होती थी क्योंकि 100 में से काउंट हो रहे थे, हाँ जी। और अब ये कम रह जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा लगभग। तो OBC के नेताओं का जो कहना है, जैसे हरीश चौधरी जी, उन्होंने पहले इस तरह के एजिटेशन किए नहीं थे कभी भी जाति और उसको लेके, तो क्या ये नहीं लगता कि राजनीति भी है इसमें शामिल कुछ? देखिए सर कि हम लोग जो राजनीतिक जो तिकड़म है उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं जी इसमें। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई भी वर्ग होने दो, उसका जो हित है, उनका जो फैसला होता है वो तो विधायिका ही करती है। जी जी वहीं विधानसभा में ये फैसले होते हैं, तो राजनीति तो इन्वॉल्व इसमें होती है। लेकिन हम जो भूतपूर्व सैनिक ये चाहता है कि आप हमें
उस जगह ना घसीटें। हाँ, हमें हमारी नौकरी दे दो, हम परिवार चलाना चाहते हम जैसी व्यवस्था, क्योंकि 34 सालों की व्यवस्था है सर जी 34 सालों की व्यवस्था को अगर आप एक झटके में खत्म करेंगे जी तो आप एक चीज देखिए कि इसमें तो सिर्फ जो आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हुआ, इसमें तो ये हुआ कि इसकी टोपी उसके सर रख दो। मतलब आज ओबीसी वर्ग के युवाओं का नुकसान हो रहा है, तो आप उनको फायदा दिलाने के लिए दूसरे जो ओबीसी के, हम भी तो ओबीसी में ही आते हैं ना, हम भी एक्स सर्विसमैन हैं तो ओबीसी के ही हैं, तो हमारा नुकसान कर दो। ये व्यवस्था क्या है, मेक शिफ्ट मेथड बोलते हैं इसको हमारे, जो कि फौज में उसको एक्चुअली अवॉइड करने की बात करते हैं, नहीं होना चाहिए ये। तो ऐसी कोई व्यवस्था बने, 34 सालों की व्यवस्था चली आ रही है, कोई कष्ट नहीं है किसी को। और मैं आपको बता दूं 2018 के परिपत्र से पहले भी हम अपनी कैटेगरीज में ही जा रहे थे। ओबीसी वाले भी ओबीसी में जा रहे थे, एक्स सर्विसमैन, जनरल वाले जनरल में थे, एससी एसटी ऐसे ही रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में ही थे। 2018 के बाद क्या हुआ है कि हम लोग पढ़ लिख के आ गए हैं, और उसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। उसमें एक चीज है कि हमारी जो बैकलॉग वैकेंसी है ना पुरानी, जब हम वो भरते ही नहीं थे, उन वैकेंसियों को हमने भरना शुरू किया है। वो जो वैकेंसीज हैं उनको हमने भरना शुरू किया है। मैं सरकार से ये एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि हमारे हित भी उसमें समर्पित हो गए, तो जब हमारे हित हैं तो हमसे भी एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। हमने काफ़ी, मैं आपको डेटा दे दूंगा, हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, बात नहीं सुनी गई, इवन पक्ष नहीं रखने दिया गया, क्योंकि हम राजनीति में इतने अग्रसर नहीं होते। मैंने जैसा बताया कि हम यहाँ से, हाँ, तो इवन हम नहीं पहुंच पाए तब हमें बुला भी लेते, आखिर हम जिम्मेदार नागरिक। मैंने एक वीडियो भी देखा, आप लोग हरीश चौधरी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ कुछ एजिटेशन टाइप का हो रहा है कुछ। हाँ जी, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि पिछले 8-9 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे जाए, हमारी आवाज़ सुनी जाए। तो जब ये फैसला हो गया तो माननीय विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ऑफ कोर्स ये खुशी का दिन था, हाँ, उनके लिए। हाँ, तो हमारे कुछ सैनिकों ने ये सोचा कि हमारी आवाज़ आज, क्योंकि वहाँ पे मीडिया है, क्योंकि पिछले 8 महीने से हम ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं मीडिया में हमें हमारी आवाज़ मिल जाए, कहीं कोई हमारी आवाज़ पहुँचा दे, लेकिन नहीं पहुँची। हमने मीडिया को निमंत्रण भी भेजे हैं, उस दिन भी भेजे थे, उससे एक दिन पहले जब हम अमर जवान ज्योति बैठे थे तब भी भेजे थे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें वो ऐसा एक मौका लगा था कि शायद आज कैमरे हमारी तरफ आएंगे और हमारी बात सुनी जाएगी, मंत्रालय सचिवालय तक पहुंचेगी, लेकिन जो हुआ वहाँ पे थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण था। अपमानित महसूस कर रहा है पूर्व सैनिक। अच्छा, तो और कोई बात जो आप बताना चाहें कुछ और? मैं आखिर में माननीय मुख्यमंत्री और जो राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट है उससे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि 34 सालों से व्यवस्था चली आ रही है, और राज्यों का हवाला भी दिया गया है जी। और राज्यों में जो व्यवस्था है वो भी कई सालों से चली आ रही है, और राज्यों की व्यवस्था से आप राजस्थान की व्यवस्था को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिएगा आपको जी। उसके लिए एक आपको कमेटी बिठानी पड़ेगी जी। और ऐसे कोई फैसले 34 साल के कोई व्यवस्था है और उसको आप किसी एक दिन में समाप्त कर रहे हो या बदल रहे हो, उससे पहले अक्सर देखा जाता है कि कहीं कमेटी बनती है, उसके कोई रिकमेंडेशंस होते हैं। एक पक्ष आज खुश है, वो भी हमारे भाई हैं, वो खुश हैं, उनको अपनी जगह मिलेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो व्यवस्था जो अभी चल रही है इसमें भी उनका ज़्यादा नुकसान था नहीं, ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट मिनिमम था, न्यून, क्योंकि कोई दूसरे वर्ग का ओबीसी का सीट नहीं ले रहा था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बोलना चाहूँगा कि कृपया करके आप हमारी आवाज़ भी सुने, हमसे भी बात करें, हमारे जो हमसे जो सीनियर हैं, जो पहले भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर हुए हैं, अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं, उनको बुला लें जी। आप हमें आमंत्रित करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जी। हाँ, बात तो करनी हमने
हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने आपको आपदा में भी हेल्प की है। आपको हमने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ कहीं दिक्कत होती है वहाँ भी हम बुलाए जाते हैं। हम फ्लड राहत में भी आते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। आप अगर बुलाएंगे तो आपकी टेबल पे हो सकता है और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे पास से आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र जी चौधरी। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ आकर अपनी बात कही। इस दौर में जब इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, आप फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं। मंत्री तक भी गए, वहाँ से भी इनके साथ बड़ा मिसबिहेव हुआ इनकी टीम के साथ, और वहाँ से ये वापस लौटे। हरीश चौधरी के वहाँ भी ये लोग गए थे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वहाँ इनको पूरा सम्मान नहीं मिला, बात ही नहीं सुनी गई। आपने जो मोटे तौर पे बताया है कि किस तरह से नुकसान हर वर्ग का है इसमें, और आपसे मैं अपील करता हूं कि इनके इस वीडियो पे अपने कमेंट करके बताएं कि पूर्व फौजियों को किस तरह से न्याय दिया जाए और सरकार इसके लिए मजबूर हो।